हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। भारत की एक ऐसी साम्राज्य जिसने दुनिया के हर कोने तक जाकर अपने चीज़ों को स्थापित की। इवन मौर्यन एम्पायर में चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, कंबोडिया, वियतनाम जैसे भी देश एक समय इंक्लूड कर रहे थे। तो कैसे शुरू होता है मौर्य एम्पायर या फिर मौर्य वंश और कैसे इसका डाउनफॉल होता है, ये सारी बातों को आज की वीडियो में मैं आपको कवर करके दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो कि मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है। दोस्तों, मौर्य वंश भारत की धरती पर 137 ईयर्स 137 सालों तक राज्य करता है और इसकी शुरुआत तक माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और उनको सपोर्ट किया था चाणक्य ने। यह दो ऐसे व्यक्ति हैं जो मौर्य वंश के सबसे बड़े स्थापक माने जाते हैं। मौर्य वंश की शुरुआत 322 BC के साथ हुई थी, 322, और यहाँ पर यह शुरुआत हुई थी बिहार से, गंगा नदी से, और 316 BC आते आते यह जो पूरा मौर्य वंश था वो पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था और एक तरीके से पूरा मौर्य वंश स्थापना हो गया था। इसके सारी बातों को मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आइए, एक बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है जो कि पूछा जाता है कि मौर्य वंश में कितने रूलर रहे। दोस्तों, मौर्य वंश के रूलर का नाम सुनिएगा। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका सबसे महान ये राजा थे। कुणाला, दशरथा, संप्रति, शालीशुक, देवरमना, शांतधवन एंड बृहरथ सबसे आखिरी रूलर थे मौर्य वंश के, और डाउनफॉल के कारण भी यही बनते हैं। तो आइए राइज के साथ शुरुआत करते हैं। समय था दोस्तों 325 BC। यह वो समय था जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकल चुका था और सिकंदर की आंखें पंजाब के ऊपर थीं और सिकंदर पंजाब पे कब्जा बहुत जल्द कर लेता। इस बात को दोस्तों उस समय के एक बहुत फेमस पंडित चाणक्य, जिसको आप जानते हैं ना, चोटी जिनका एसेट था, इस बात को जानते के हुए जो चाणक्य थे वो यह बात अपने राजा धनानंद को जाके बताते हैं। उस समय चल रहा था नंदवंश, नंदवंशी रूलर थे धनानंद, और ये उस समय मगध साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। यह बात जब चाणक्य ने उन्हें बताई तो उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया गया। कहा कि तुम ब्राह्मण हो, भिक्षा मांगो, जंग की बातें मत करो। हमें मालूम है कब क्या करना है, तो कृपया तुम भीख मांगो और अपना खाना खाओ और हमसे, हमारे राज्य से थोड़ा दूर रहो। ऐसा कुछ व्यवहार होता है। जिसके बाद चाणक्य काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो ठान लेते हैं कि धनानंद से वो किसी भी हाल में अब बदला लेके रहेंगे। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें शुरुआत दिखाया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी बाल अवस्था को दिखाया जाता है। इनकी माताजी का नाम था मूरा, और मैं बता दूं जो मौर्य नाम जो आया है ना, वो उनकी माताजी के नाम मूरा से डिराइव किया गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब किसी माता के नाम से किसी वंश को आगे बढ़ाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही ऐसी काबिलियत के धनी थे कि वो राज्य संभाल सकें और विस्तारवाद करके एक प्रमुख और बलशाली राजा बन सके। ये सारी चीज़ें उनके अंदर देखते हैं चाणक्य, और चाणक्य सोच लेते हैं कि इसमें वो कला है, तो इसलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो चाणक्य के शिष्य बन जाते हैं और जो चाणक्य रहते हैं वो उनके गुरु बन जाते हैं। चाणक्य उन्हें हर प्रकार की विद्या देते हैं, शाम, दाम, दंड, भेद, जितनी भी तरीके की कला होती है एक राज्य को चलाने के लिए, सारा शिक्षा उन्हें देते हैं चाणक्य। अब चाणक्य ऐसा क्यों कर रहे थे? दरअसल उन्हें धनानंद से बदला लेना था, इसलिए वो चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ाना चाहते थे और वो चाहते थे चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के राजा बन जाएं। चाणक्य ने इससे पहले पूरे मगध राज्य में कुछ एजेंट्स को लगाया, या फिर कह लें जासूसों को, और उन्हें हर जगह फैला दिया और उनसे ज़रूरी गुप्तचर वाली सूचनाएं देते रहे मगध को लेकर। और ये सारी बातें वो जाके चंद्रगुप्त को बताते, और उस समय के दौर पे यूनानी क्रांतिकारी, या फिर कह लें वो क्या कहते हैं, क्रांतिकारी ने सॉरी अटैकर्स, जो हमारे देश पे हमला करने आने वाले थे, उनके बारे में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को बताते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का ये पहला ऐसा मौका था जब उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन दिखाने का मौका मिला और उन्होंने यूनानी अटैकर्स को धो के, मार के, पीट के भगा दिया। इस पूरे यूनानी वार में सबसे बड़ा रोल अदा किया था वो था चंद्रगुप्त के स्पाइस ने,
या फिर कह लें उनके गुप्तचर या फिर कह लें एजेंट, सीक्रेट एजेंट्स सबसे बड़ा रोल वो अदा करते थे। अगर कोई भी देश आप देखोगे आज आगे है तो सबसे बड़ा रोल उस देश के सीक्रेट एजेंट्स का होता है। अमेरिका एक ऐसा देश की जिसको पूरी दुनिया के बारे मालूम है क्या होने वाला है। इवन भारत की सरकार भी वहाँ से कभी कभी जानकारी लेती है कि कहाँ हमारे देश में क्या प्लान चल रही है। तो एक परफेक्ट स्पाई ग्रुप चंद्रगुप्त मौर्य ने बना ली थी और इसी स्पाई ग्रुप के दम पर, मतलब इन गुप्तचरों के दम पर उन्होंने मगध में सिविल वॉर जैसे हालात बनाए। सिविल वॉर जैसे हालात जब बनते हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने जो धनानंद था उसके जितने भी आसपास के हाई प्रोफाइल सिक्योरिटीज़ थे, जैसे उनके सेनापति हुए, जैसे उनके मंत्री हुए, उन सभी को घूस देकर खरीद लिया। बुद्धि देख रहे हो बंदे की। और इसके कारण यहाँ पर जो धनानंद रहते हैं इनकी सरकार वहाँ गिर जाती है और शुरू होता है द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। मगध की कुर्सी को संभालते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अपने शुरुआत के कुछ कार्यकाल दिनों में उन्होंने कमाल ही कर दिया। पूरी मगध की जनता शुक हो गई और उन्हें वो राजा एक्सेप्ट हो गया और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। वहीं धनानंद की बारे में इतिहास में ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता। माना जाता है इसके बाद वो गायब से हो गए, कहाँ गए, जंगलों में चले गए या फिर सुसाइड कर लिया, क्या कर लिया इसके बारे में कोई भी यहाँ पे बातें नहीं आती आगे। मगध पे जीत हासिल करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य वहीं नहीं रुकते, वो धीरे धीरे आप देखिएगा पूरे भारत पे अपना राज्य बना लेते हैं। भारत में मैं राज्य की बात क्यों करूं, मैं बताता हूं। उन्होंने भारत को ही नहीं जबकि चीन पे भी अपना कब्जा किया। बगल में जो हमारे देश सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, ये एक समय भारत के ही हिस्से थे। इवन साउथ कोरिया के कोने तक इनका मौर्यन एम्पायर फैल जाता है। एक बहुत मैसिव एम्पायर, बहुत बेहतरीन सेना, पूरी दुनिया की नज़र में उस ज़माने में भारत एक हाईलाइट हो चुका था। और भारत की उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नॉर्थ वेस्ट में चल रही कॉन्फ्लिक्ट, जो कि यूनानी जो अटैकर्स आया करती थी वो बार बार आके भारत में परेशान करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज में ही उन यूनानी अटैकर्स को भी मार भगाया गया और वहाँ से चले गए। उस समय एक बहुत बड़ा योद्धा हुआ करता था सिकंदर, जो भारत को जीतने आया था। भारत को जीतने के लिए उसने अपना सेनापति भेजा जिसका नाम था सेलिकस और चंद्रगुप्त मौर्य में 305 बीसी में एक युद्ध होती है और इस युद्ध में सेलिकस हार जाता है और एक समझौता होता है जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य सेलिकस को 500 हाथी देते हैं, एलिफेंट्स। और ये दोस्तों मैं आपको एक और बताता हूँ, भारत की पहली इंटरनेशनल वेडिंग भी शुरू होती है। सेलिकस की एक बेटी थी जिसका नाम था यहाँ पर करनालिया के साथ शादी होता है चंद्रगुप्त मौर्य जी का। और हियर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल वेडिंग इन इंडियन हिस्ट्री जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी यहाँ पर सिकंदर के साथ, जो कि शायद मेरे ख्याल से इजिप्ट वगैरह से आया था। आई में क्लियर नहीं है मुझे, अगर आप मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अपने राज्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य ने चोलास, पांड्यास, चेरस, सत्यपुत्र, केरलपुत्र जैसे राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया और उन्हें हराकर एक ज़बरदस्त मौर्यन एम्पायर को खड़ा किया था। लेकिन दोस्तों एक इंसान की एक उम्र होती है, वो पैदा होता है तो बूढ़ा भी होता है। बूढ़ा होने के बाद चंद्रगुप्त के बेटे आते हैं जिनका नाम था बिंदुसार दोस्तों राजा थे, वो ठीक ठाक राजा थे। उन्होंने ज़्यादा कुछ अपने कार्यकाल में नहीं किया, लेकिन जो उनके पिता चंद्रगुप्त ने बनाया था उस सभी को मेंटेन रखा और अच्छे से इस राज्य को चलाया। अच्छा इकोनॉमी बात करता हूँ, सेना बात करता हूँ, काफ़ी अच्छे से चलाया। एक मॉडरेट राज था। लेकिन इसके बाद आने वाले थे अशोका द ग्रेट। जी हाँ दोस्तों, मौर्य डायनेस्टी को जिसने बदल के रख दिया, दुनिया का सबसे पावरफुल रूलर, सबसे सक्सेसफुल रूलर इन्हें कहा जाता है। इनके आते ही इन्होंने सबसे बड़ा फोकस किया एक्सपेंडिंग पर। मतलब मैं पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूँ और लिटरली बताऊँ ये पूरी दुनिया को उस समय जीत सकते थे, लेकिन एक गलती हो गई। एक यहाँ पे कह लूँ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके कारण अशोका रुक जाते हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए अशोका एम्पायर के दौरान कितना बड़ा भारत का क्षेत्र था। कुछ देशों के नाम बताता हूँ जो कि उस समय अंडर में आते थे। चाइना के कुछ हिस्से आते थे, रशिया, कोरिया, कंबोडिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, जापान जैसे देश भारत के मैप पे आते थे। हालांकि उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, इसे सीरियसली ना ले लेना अभी का, तो वो पुरानी बात है। इतिहास में ये सारी बातें आप मैप पे देखिएगा।
अब इसके बाद दोस्तों क्यों अशोका अपनी एक्सपेंडिंग को रोक देते हैं? दोस्तों अशोका ने बहुत युद्ध लड़ा। तो कुछ राजा उन्हें पुराने जमाने में बताते थे कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर राजा थे और उनसे जो भी राजा टकराया वो ख़त्म हो गया। कलिंग का युद्ध चल रहा था, जैसे नॉर्मल युद्ध होता है। वहाँ पे जब कलिंग का युद्ध हो रहा था तो कलिंग और जो अशोक थे, इनके दोनों राज्यों में जब युद्ध होता है तो इस पूरे युद्ध में जब अशोका जाते हैं कलिंग के अंदर तो वो देख के हैरान हो जाते हैं। कहीं पे किसी बच्चे का सर कटा मिला है, कहीं किसी औरत का हाथ कटा मिला है, कहीं 2 माँ बेटे मरे पड़े हैं, कहीं 2 बाप बेटी मरे पे हैं, कहीं 2 भाई बहन मरे पड़े हैं। यह देखकर अशोक का दिल टूट गया। उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा कि उन्होंने वहाँ से विराम ले लिया। कहा कि युद्ध में क्या रखा है, युद्ध में हमारी थोड़ी सी क्षेत्रफल बढ़ जाती है, लेकिन उससे क्या होता है, लाखों मासूम मारे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे अशोक जो थे वो एक सदमे में चले जाते हैं। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गम में रहने लगते हैं, कहते हैं यार क्या करूँ। लोग उनसे आते हैं, अरे महाराज आजकल आप बड़ा शांत हैं। वो कह भाग यार, अब मुझे बहुत टेंशन है। एक बार दोस्तों क्या होता है ना कि उनके एक रिश्तेदार में थे जो काफ़ी लड़का था उनका, काफ़ी शांत रहता था। उन्होंने पूछा तुम इतने शांत क्यों रहते हो? उन्होंने अशोका से बताया मैं बौद्धिज़्म को फॉलो करता हूँ और यहाँ से बौद्धिज़्म का उदय होता है। अशोक जो थे वो बौद्धिस्ट बन जाते हैं और बौद्धिस्ट बनने के बाद उनका ये कहना था कि मैं किसी से ज़बरदस्ती बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट नहीं कराऊंगा। उन्होंने बौद्धिज़्म का ज्ञान बांटना शुरू किया। बौद्धिज़्म का ज्ञान वो जापान तक लेके गए, साउथ कोरिया तक लेके गए, चाइना तक लेके गए। इवन आप साउथ इंडिया में चल जाओगे तो भी वो आपको शिलालेखों पर बौद्धिज़्म के ज्ञान देखने को मिलते हैं। तो अशोका ने अपनी राज्य में बौद्धिज़्म को एक ऑफिशियली घोषित कर दिया कि मतलब अगर जिसको शांति की राह पे चलना है तो बौद्धिज़्म एक्सेप्ट कर लो। और अशोक जहाँ तक अपनी राज्य को फैला पाएँ वहाँ तक फैला के विराम ले लेते हैं। और ये था मौर्यन एम्पायर का पीक, मतलब सबसे बेस्ट पीरियड, जब हम सबसे ज़्यादा पावरफुल था भारत और हम पीक पे थे। लेकिन कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है इतिहास में तो उसकी डिक्लाइन आनी शुरू होती है। तो कैसे खत्म हुआ मौर्यन साम्राज्य, इस वीडियो का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में। दोस्तों अगर आपको ये पार्ट 1 पसंद आया ना तो मेक श्योर लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अगर हमारे चैनल से आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखना चाहते हैं आगे तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 बहुत जल्द मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में वो मैं आपको लॉन्च कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऋषभ मौर्य।